हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल नवी क्लासेस में। और ये जो वीडियो है इसमें हम आपके साथ एफएसटी की आंसर की जो कि आज एग्ज़ाम हुआ था। ये एग्ज़ाम हुआ है आपका 28 जुलाई 2022 को। जो टर्म एंड एग्ज़ाम जून 2022 ये हुआ था और इसके आंसर की मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो जो आपका हमारे नोट्स के साथ जो हमने पीडीएफ नोट्स दिए थे उनके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कितना उनमें से आया। आप अपने व्यूज़ जो हैं वो हमें व्हाट्सएप की बजाय यहीं पर जो है यूट्यूब कमेंट्स में इस वीडियो के या इससे नेक्स्ट वीडियो के आप शेयर करेंगे। इसमें हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने आपको दोनों ही वीडियोस आपने पूरी देखनी है, तभी आपको अपना पूरा स्कोर आप एनालाइज कर पाएंगे कि आप कैसा एग्ज़ाम करके आई हैं। और अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं भी गया है तो निराश ना हो, क्योंकि अभी बाकी एग्ज़ाम्स बाकी हैं, उनकी आप प्रिपरेशन करें और अपना स्कोर दूसरों के साथ कंपेयर ना करें। क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स थे जो इवन मॉर्निंग में हमसे पीडीएफ्स लेके गए थे, तो उनको टाइम ही नहीं था कि वो उनको रिवाइज़ कर पाएँ। तो उनकी परफॉर्मेंस के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन जिन्होंने अच्छे से हमारी पीडीएफ्स का यूज़ करके प्रिपरेशन की थी तो वो एब्सोल्युटली अच्छा स्कोर इसमें करेंगे। और अपना एक्सपीरियंस भी आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करना। और सेकंड आंसर की का पार्ट जो है वो बिल्कुल जल्दी ही डालूंगी, तो आप तब तक मुझे व्हाट्सअप या कमेंट ना करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन रिप्रेजेंट विच एज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। तो ये वाला जो क्वेश्चन था इसका करेक्ट आंसर था ब्रोंज एज। जो सिंधु सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो किस एज को रिप्रेजेंट करती है? ब्रोंज एज को। तो मैं हिंदी मीडियम वाले भी साथ साथ अपने आंसर टिक करते चले, क्योंकि ऑप्शन जो है वो सेम ही थे। सुलवा सूत्र फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ। तो ये किसका डिस्क्रिप्शन है? ज्योमेट्री का। जिस कैंडिडेट ने हमें पेपर भेजा था ये उनके द्वारा मार्क किए हुए हैं आंसर जो ब्लैक पेन से हैं, तो वो हो सकता है ठीक हो सकता है ना हो। तो आप जो है मैं साथ साथ टिक करवा रही हूँ, उन पर ध्यान दीजिएगा। डिस्कवरी ऑफ ज्योमेट्रिकल सॉलिड्स लाइक टेट्राहेड्रन, क्यूब एंड ऑक्टाहेड्रन इज क्रेडिटेड टू मैथमेटिशियंस ऑफ विच सिविलाइजेशन। तो ये इस डिस्कवरी का श्रेय किसको जाता है? ग्रीक्स को। थर्ड का सेकंड जो है करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। कि ब्रोंज एज सिविलाइजेशन के पतन का इनमें से कौन सा कारण नहीं है? ध्यान दीजिए, नहीं है पूछा है, नॉट पूछा है। तो आपसे नेगेटिव वे में क्वेश्चन पूछा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओवरथ्रो ऑफ वन डायनेस्टी ऑफ प्रीस्ट किंग्स बाय अनदर। तो इसका जो है आप ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन इज हिस्ट्री ऑफ साइंस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। हिस्ट्री ऑफ साइंस को कैसे डिस्क्राइब किया गया है? फिफ्थ का आपका एक करेक्ट आंसर है, इट इज़ एन इंटरेक्शन ऑफ साइंस एंड सोसाइटी। नेक्स्ट वन इज द पोट्री ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड फाउंड इन गैंगेटिक प्लेन इज नोन एज। तो वो इसका करेक्ट आंसर है आपका पेंटेड ग्रेवियर। सेवेंथ क्वेश्चन है डैश स्पीक्स ऑफ प्लोज ड्रॉन बाय टीम्स ऑफ 12 ऑक्सन। तो 12 ऑक्सन्स जो है जिस प्लो को खींचते हैं, जिस हल को, तो ये जो है एग्रीकल्चर में ये किसका आपको जो है यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है? सेवेंथ का थर्ड आपका यजुर्वेद पीरियड का ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू अल ब्रूनी इंडियन साइंस वॉज इन डिक्लाइनिंग फेज बाय 11th सेंचुरी। तो उसके पीछे रीज़न क्या था कि जो है इंडियन साइंस का पतन हो रहा था? तो अलब्रूनी ने उसका क्या कारण बताया है, इसका मेन कारण क्या था वो आपको बताना है। तो ये लैक, इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं, लैक ऑफ पैट्रोनेज टू इंडियन स्कॉलर्स एंड लॉस ऑफ कनेक्शन बिटवीन साइंस विद कॉमन पीपल। ये दोनों इसके रीजंस थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ओनली ए एंड बी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक डेवलपमेंट इज ए कॉन्ट्रीब्यूशन बाय अर्ब्स। तो अर्ब्स की कॉन्ट्रीब्यूशन किस में है? तो वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ परफ्यूम्स एंड ऑयल्स इसका आंसर होगा। तो आप इसके साथ जाएंगे। नेक्स्ट वन इज कभी एक आधे क्वेश्चन में जो है स्लाइट डाउट भी हो सकता है, क्योंकि आई एम ऑल्सो अ कॉमन ह्यूमन बीइंग, तो गलतियां सबसे हो सकती हैं, तो आप उनको इग्नोर कीजिएगा। अगर आपको ठीक आंसर पता है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ इंडिया अंडरवेंट अ ड्रास्टिक चेंज अंडर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका तुर्किश कॉन्क्वेस्ट।
नेक्स्ट वन इज इंडियन ट्रीटाइज ऑफ मेडिसिन इज नोन एज, इसको चरक संहिता बोला जाता है। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है बिल्कुल डायरेक्टली हमारे नोट से आ रखे हैं, जिन्होंने उनसे प्रिपरेशन की थी वो स्टूडेंट्स इस चीज़ को रियलाइज़ भी कर चुके होंगे। नेक्स्ट इज अराउंड द रिवर वैली ऑफ नाइल डैश सिविलाइजेशन कम इनटू एग्जिस्टेंस, तो इसमें कौन सी सभ्यता का विकास है, ये है आपका इजिप्टियन सिविलाइजेशन। 12th का फर्स्ट जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा द त्रिदोष वायु पित्त एंड डैश आर सपोज टू बी, तो वायु पित्त और कफ इसका जिक्र हम पहले भी अपनी वीडियो में भी कर चुके हैं। नेक्स्ट वन इज विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट आयरन एज, तो इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सी चीज़ जो है वो आयरन एज में नहीं हुई थी, वो आपको बताना है। तो नोट लिखा है इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेक्निक ऑफ प्रोड्यूसिंग आयरन एंड स्टील वाज नॉट नोन। बाकी चीज़ें तो थी, फर्मेंटेशन मेथड भी तभी डेवलप हुआ था, डाइंग टेक्निक भी, प्रिपरेशन ऑफ कलर्स वाज आल्सो वेल नोन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा 4th। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट है हाइपोथेसिस, तो हाइपोथेसिस को डिस्क्राइब करने वाली स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी थी 15th क्वेश्चन में। तो इसका सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो ग्राउंड की तरफ गिरता है वो किस वजह से गिरता है, क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग दैट इन्फ्लुएंस एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम आउटसाइड, तो ऑर्गेनिज्म को सारी जो बाहरी कारक प्रभावित करते हैं वो किसके अंडर आते हैं, एनवायरनमेंट के अंडर। तो 16th का थर्ड करेक्ट आंसर है। 17th है आपको रेनाइसेंस पीरियड, पुनर्जागरण जो आपका काल था उसके बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी थी कि कौन सी इवेंट थी। तो ये एक ट्रांजिशनल पीरियड था यूरोप की, ट्रांजिशनल मूवमेंट थी यूरोप में मेडिवल और मॉडर्न टाइम के बीच में, तो ये तो जो है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज इट वाज द वर्क ऑफ स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट, ये भी करेक्ट है। इसमें मैकेनिस्टिक प्रोडक्शन, क्योंकि हाँ भाई मैकेनिकल जो है डिवाइसेस का बहुत इसमें यूज़ हुआ था, तो ये भी इसका करेक्ट होना चाहिए। तो ऑल ऑफ दीज जो है मेरे हिसाब से इसका बिल्कुल ऑल ऑफ दीज, येस आई एम 99.9% श्योर ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, तो इसमें से आपको बताना है कि किसकी करेक्ट मैचिंग है। तो 18th का जो है आपका सेकंड करेक्ट आंसर है इसमें ए और सी की, ये करेक्टली मैच्ड है कि सैयद अहमद खान इज़ द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी। जमशेद टाटा जो है इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस चलाया, लेकिन ये गलत है। सैयद इमदाद अली जो हैं इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि बिहार साइंटिफिक सोसाइटी जो है उसको फाउंड किया था। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर बना वो बना 18th का सेकंड, ओनली ए एंड सी। 19th इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साइंस आर करेक्ट, साइंस के संबंध में कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है वो आपको बतानी है। तो 19th का आपका फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर है ओनली ए एंड बी आर करेक्ट। तो साइंटिफिक नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू आवर सेंसेस, तो मेरे हिसाब से इसका सेंसेस तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि साइंटिफिक इज नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, हम ये लिख सकते हैं। लेकिन तो इसका सही आंसर जो जाएगा वो आपका ए एंड बी ही होगा जहाँ तक मुझे लगता है। 20th का करेक्ट आंसर व्हाट इज़ ट्रू अबाउट रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, तो इसका ऑल ऑफ दीज जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20th का आपका 4th। 21st इज ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी किसने की थी, विलियम हार्वी ने। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। लाइट ईयर जो है ये डिस्टेंस की यूनिट है, और ये किस चीज़ की डिस्टेंस की, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 year, not earth, it is distance traveled by light in 1 year. Next one is what is apparent shifting of sun when viewed against distant star, तो ये होती है सन जो है वो 1 डिग्री पर डे जो है शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है अगर हम और स्टार्स के कंपैरिजन में देखें तो। कॉन्स्टिलेशंस आर यूजफुल टू सेलर्स टू डिटरमाइन डैश ऑफ देयर शिप्स, तो ये लैटिट्यूड ऑफ शिप्स कैन बी determined using constellations। तो 24th का आपका फर्स्ट करेक्ट है। साउंड की स्टडी को बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, अकाउस्टिक कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट जियोसेंट्रिक मॉडल, जो है वो क्या कहता है कि अर्थ स्टेशनरी है और सन मून प्लैनेट्स जो है वो इसके
इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। तो आपका 26 का जो है थर्ड, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव? फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव क्या होती है? जैसे कि कोई वेव है, ये ऐसे चल रही है, तो 1 सेकंड के अंदर वो कितनी साइकिल कंप्लीट करती है, वो उसकी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। तो नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स हैज़ द हाईएस्ट एनर्जी? तो देखिए गामा रेज की सबसे हाईएस्ट होती है, वो तो ऑप्शन में नहीं है। और अगर उसके बाद बात करें तो एक्स रेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लैक होल क्या है स्पेस में? जब कोई स्टार जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रेविटी के साथ कोलैप्स करता है तो वो क्या फॉर्म करता है? ब्लैक होल। तो इसका सेकंड करेक्ट है। 30th है, मोस्ट फेवर्ड थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स इज, मैनी टाइम इट हैज़ बीन डिस्कस्ड, इट इज़ बिग बैंग थ्योरी। नेक्स्ट इज विच प्लेनेट हैज़ नो सैटेलाइट? तो इसका करेक्ट आंसर आपका वीनस हो जाएगा 31st का, क्योंकि मरकरी इसमें ऑप्शन नहीं है तो मरकरी की भी कोई सैटेलाइट नहीं है। नेक्स्ट इज जिसका एटमॉस्फेयर और सैटेलाइट कुछ नहीं है, वो कौन सा है? आपका मरकरी है। ये भी सारे के सारे क्वेश्चंस जो है हमारे नोट्स में थे ये वाले। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी एनालाइज द रेडियो वेव्स एमिटेड बाय वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स? तो रेडियो वेव्स की जो है वो रिलेटेड क्या है? रेडियो एस्ट्रोनॉमी। पल्सर्स आर डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ, पल्सर्स आर डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ, ये कौन से किस टाइप के टेलीस्कोप से डिस्कवर होते हैं? रेडियो टेलीस्कोप से ये डिस्कवर होते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू सन? तो देखिए पहले सन आता है, सन के बाद पहले फिर मरकरी आता है, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सीक्वेंस रहती है। तो अर्थ की जो पोजीशन है वो क्या है? थर्ड है। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। सन जो है 1 मिलियन टाइम बिगर है, यस 1.3 मिलियन टाइम लगभग बिगर है। सन इज अबाउट 3 लाख टाइम्स हैवियर, ये भी करेक्ट है। डेंस 4 टाइम्स डेंसर, ये रॉन्ग है। तो आपका ओनली ए एंड बी इसका करेक्ट होगा, क्योंकि अर्थ के कंपैरिजन में जो सन की डेंसिटी है वो लगभग 0.25 टाइम्स जो है वो ज़्यादा है। नेक्स्ट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रोटिंग फूड एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर। ये जो स्टेटमेंट है ये कौन सी थ्योरी दर्शाती है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किसी ऑर्गेनिक मैटर के गलने सड़ने से ही बनते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जर्मिनेशन, स्पॉन्टेनियस जनरेशन आना था आपका, तो कोई नहीं, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन इज इन्यूमरेबल फॉर्म्स ऑफ लाइफ वर क्रिएटेड बाय अ डिवाइन एक्ट इज द बेसिस ऑफ, कि इन्यूमरेबल फॉर्म्स ऑफ लाइफ कैन बी क्रिएटेड। तो 38 का जो ये थ्योरी दर्शाती है वो है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थर्ड जो है आपका इसका करेक्ट आंसर है। 39th क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ इवोल्यूशनरी एविडेंसेस सपोर्ट बाइपेडल लोकोमोशन डेवलप्ड टू एन एडवांस्ड स्टेज बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन टू एन एडवांस्ड स्टेज? तो ये आपका 39th जो है इसका करेक्ट आंसर आपका पेलेंटोलॉजिकल आ जाएगा। पेलेंटोलॉजिकल जो एविडेंसेस हैं वो ही ये दर्शाती हैं। नेक्स्ट इज कौन सी टाइप की इवोल्यूशनरी एविडेंस जो है वो चिंपैंजी, गोरिल्ला एंड ह्यूमन जो है करेक्टली एक दूसरे से रिलेटेड हैं? इस चीज़ को कौन सी चीज़ दर्शाती है कि ये सब रिलेटेड है? तो 40th का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बायोकेमिकल एविडेंस ये होती है। Which kingdom consists of organism with green pigment? Again this is very easy question. Chlorophyll and manufacture their own food by photosynthesis. तो ये green plants करते हैं, तो plantia kingdom से belong करते हैं। Life could have arisen from non-living organic molecules. This was proposed by whom? तो 42nd का आपका ऑपेरिन एंड हेल्डेन जो है वो करेक्ट आंसर है। 43rd इज रिन्यूएबल रिसोर्स, क्या आपको बताना था कौन सही डिफाइन करता है? तो इनएग्जॉस्टिबल होते हैं, करेक्ट है। रीजनरेट नहीं हो सकते, लिमिटेड होते हैं, रिपीटेडली यूज नहीं हो सकते, ये सब इनकरेक्ट है। आपका फर्स्ट जो है करेक्ट हो जाएगा। 44th की अगर बात करें हम तो सॉइल रिसोर्स सैंड एंड सिल्ट से भी मिलकर बनता है, क्ले मॉइस्चर भी, ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स भी। तो ऑल ऑफ दीज जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सैलिनिटी ऑफ सॉइल कैन बी रिड्यूस्ड बाय, अब जो सैलिनिटी है सॉइल की वो आप किस तरीके से कम कर सकते हो? तो देखिए इसका जो आंसर होगा ये आप बार्ली
जो मिलेट्स और स्पाइनक वगैरह उगा करके जो है आप ये कर सकते हो सैलिनिटी को रिड्यूस। एनर्जी फ्लो इज अ वन वे प्रोसेस while mineral nutrients move or more or less in a cyclic way। तो फर्स्ट में आपका 1 और सेकंड में साइक्लिक आएगा, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर, ये भी बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट हैं। इन्वायरमेंट की ये स्टडी है, ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच का रिलेशन इकोलॉजी कहलाता है। एंट्री पॉइंट ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर से ही जो है इकोसिस्टम की स्टार्टिंग होती है। न्यूट्रिएंट जो रिच ऑर्गेनिक ओशियनिक वाटर है, इट अपीयर्स ग्रीनिश ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लैंकटन, प्लैंकटन की प्रेजेंस से ऐसा होता है। डैश इज अ ब्लैंकेट अराउंड अर्थ दैट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम स्कोर्चिंग हीट एंड फ्रीजिंग ड्यूरिंग नाइट, तो इसका एटमोसफियर होगा आपका ओजोन लेयर। इसका जिस भी कैंडिडेट का ये पेपर है ये गलत आंसर है, एटमोसफियर इज अ ब्लैंकेट अराउंड इट। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चन जल्दी ही आपके लिए लेकर के आ रही हूँ। जिसने ये वीडियो देखी है नेक्स्ट भी ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक करें, जल्दी से जल्दी शेयर कर दें, अपना एक्सपीरियंस जो है कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।